हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अभी हम लोग बिहार स्पेशल में एमसीक्यू देख रहे हैं और एमसीक्यू है हमारा ज्योग्राफी का, बिहार ज्योग्राफी। बिहार ज्योग्राफी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बिहार शिक्षक भर्ती में। हम लोग अभी जो टारगेट जो कर रहे हैं वह सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती है। यदि बिहार के संदर्भ में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, आप घटना चक्र में देखिएगा। घटना चक्र में और ये कहा जाता है कि घटना चक्र को ही बनाना चाहिए, बार बार बनाना चाहिए। पीआरटी के विद्यार्थियों के लिए हम बात कर रहे हैं, और जो विद्यार्थी 40 नंबर का पढ़ रहा है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये सेशन हो जाता है। तो चलिए आप लोग भी इसी तरह से स्टडी करिएगा, है ना, अगल बगल दाएं ऊपर नीचे ऐसे करके, तो जाकर के सारे प्रश्न जो है वो पकड़ में आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न जो है यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? नेता प्रतिपक्ष कौन है 2022 में पूछा गया सवाल है, और यह सीडीपीओ में प्री के एग्ज़ाम में पूछा था 2022 में, है ना। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? ऑप्शन यहाँ पे 5 ऑप्शन है। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? अगली बार जो हम ये टाइम आपको समाचार हो रहा है ना, कल से ये सारा चीज़ें हम लोग लाइव देंगे। मतलब वो 4 बजे से एकदम क्लास आपका जो है ना, ये हो गया थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 4 बजे से एकदम टाइम जो है एकदम पकड़ लेंगे हम लोग। 4 बजे से लाइव रहेगा, है ना। बिहार स्पेशल में हम लोग ये करेंगे ताकि आपसे भी बात होता रहे, है ना। इसीलिए जो लोग भी आप हमसे जुड़े हुए हैं 4 बजे अवेलेबल रहिएगा, है ना। और 5 बजे, अभी 5 बजे हमारा, है ना, लाइव हो रहेगा बिहार स्पेशल जो क्लास है एप्लीकेशन पे, वह स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करें, है ना, टाइम कम है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, राबड़ी देवी हो जाती हैं, राबड़ी देवी। इसके संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि विधान परिषद के सभापति कौन है? विधान परिषद के सभापति यदि आपसे पूछ दे तो आप बताइएगा अवधेश नारायण, है ना, सिंह हो जाते हैं। अवधेश नारायण सिंह है, अवधेश नारायण सिंह हो जाते हैं। ये विधान परिषद के सभापति हैं। अगर विधान सभा के उपसभापति अगर पूछे, विधान परिषद के उपसभापति अगर आपसे पूछे तो उपसभापति हो जाएंगे रामचंद्र पूर्वे, रामचंद्र पूर्वे हो जाते हैं, है ना, रामचंद्र पूर्वे हो जाते हैं। बिहार में विधान परिषद के सीटों की संख्या 75 है। यदि प्रश्न ये भी पूछे और पूछा भी जाता है विधान परिषद बिहार में विधान परिषद के सीटों की संख्या 75 है, 75 है। यहाँ पर सवाल ये भी पूछता है कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद अभी लागू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत सारा आप सुनते भी होंगे, है ना, तो ट्रिक भी देख लीजिए ताकि आपको याद रहे, है ना। और ये ट्रिक है, आधा तेल यूपी में बिका, है ना, बहुत सारा वायरल भी चल रहा है। आधा तेल है ना यूपी में बिका, आपके याद करने के लिए सहूलियत हो जाएगा, है ना। आधा मतलब आंध्र प्रदेश हो जाएगा, है ना। ते से क्या हो जाता है तो तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना। और ये हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश में मतलब महाराष्ट्र हो जाएगा, है ना। और बी जो है ये बिहार हो जाएगा, और बिहार के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका कर्नाटक है ना। आराम से याद रहेगा। आधा तेल यूपी में बिका, विधान परिषद में जिस राज्यों में विधान परिषद है उस राज्यों का एक ट्रिक हो गया, और विधान परिषद जिन राज्यों में है उन राज्यों की संख्या 6 हो जाता है,
है ना। द्विसदनीय प्रणाली हमारे बिहार में लागू है और जहाँ जहाँ द्विसदनीय प्रणाली है उन राज्यों की संख्या 6 हो जाएगा। ट्रिक में याद करने का सही तरीका है, आधा तेल यूपी में भी का, है ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक हो जाएगा। तो याद रखना ज़रूरी है ना, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या हो जाता है, बेबीआई हो जाएगा। प्रश्न ये भी आपसे पूछ सकता है कि बिहार में लोकसभा सीटों की कितना है, लोकसभा सीटों की संख्या कितना है। तो लोकसभा सीटों की संख्या तो सब लोग जानते हैं, ये 40 हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पूछता है कि लोकसभा सीटों की संख्या में आरक्षित सीटों की संख्या कितना है। तो आरक्षित सीटों की संख्या आपको 6 हो जाएगा। आरक्षित सीटों की कितना है, संख्या 6 है। कौन कौन जिला में आरक्षित सीटें हैं, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जैसे गया डिस्ट्रिक्ट में लोकसभा सीटें जो है वो आरक्षित है। और गया के बाद यहाँ पर देखिए तो समस्तीपुर हो जाएगा, समस्तीपुर के बाद हाजीपुर। एक समय में रामविलास पासवान पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वहाँ वोट प्राप्त किए थे हाजीपुर में, है ना। तो ये आरक्षित सीटें हैं, गया, समस्तीपुर और ये हाजीपुर के बाद यहाँ पर जमुई हो जाएगा। और जमुई के बाद गोपालगंज, है ना, गोपालगंज है। और गोपालगंज के बाद आपका सासाराम है, जहाँ पर शेरशाह का किला है। गया, है ना, यहाँ पर 6 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। गया जहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्दी यानी कि सबसे ज़्यादा ठंडी और सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है। समस्तीपुर का क्षेत्र भी है आरक्षित सीटें, हाजीपुर का क्षेत्र भी है। और पूरे भारत में अनुमान लगाया गया है कि सबसे ज़्यादा अभी वर्तमान में सोने की प्राप्ति जो है, सोने का जो खदान है, इसी जमुई से प्राप्त हुआ है। और इसी जमुई में 2 अभ्यारण्य है, नागी और नकटी, जहाँ से आपको पक्षी अभ्यारण्य है, जहाँ पर ये रामसर साइट घोषित किया गया है, याद रखिएगा। और ये गोपालगंज हो जाएगा। गोपालगंज यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, यानी कि लिंगानुपात का मतलब होता है कि लड़कों पे लड़कियों की संख्या कितना है, यानी कि 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या कितना है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा लड़कियों की संख्या गोपालगंज में है ना। उसके बाद ये सासाराम, जहाँ पे शेरशाह का किला आपको मिलेगा, है ना। तो ये हो जाता है लोकसभा की सीटें। उसके बाद हो सकता है आपसे ये सवाल पूछे कि बिहार में विधान सभा की सीटें कितनी है। तो विधानसभा की सीटें आपको पता होगा 243 है। लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर आरक्षित सीटें कितना है, ये पूछा जाता है। तो आरक्षित सीटें 38 और 2 हो जाएगा, यानी कि एससी के लिए 38 है और यहाँ पर एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं। और 2 सीटों के बारे में पूछा जाता है। एक है कटोरिया और दूसरा है मनिहारी। दूसरा क्या हो जाएगा, मनिहारी हो जाता है। अगर इतना याद भी रहेगा तो निश्चित तौर पे आप बना लेंगे, है ना। तो इस तरह से अगर पढ़ाई हम लोग करते रहे ताकि प्रश्न अगर पूछे तो गड़बड़ ना हो, है ना, सबसे बड़ी बात यह है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? अखलाक उर रहमान किदवई। और दूसरा यहाँ पर देखिए ऑप्शन थोड़ा कट गया है। और यहाँ पर देखिए ये भी CDPO में प्रश्न पूछा हुआ था 2022 में। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका मोहम्मद यूनुस सलीम, सी ऑप्शन में मोहम्मद शफीक कुरैशी, डी हो जाएगा जाकिर हुसैन और उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाता है। तो आंसर की बात अगर हम लोग करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा आंसर। इसका आंसर है ए हो जाएगा। अखलाक उर रहमान किदवई हो जाते हैं जो 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे, 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे। और ये प्रश्न जो है हो सकता है रिपीट भी किया जाता है। आपसे ये मत सोचिए कि रिपीट नहीं किया जा सकता। अगर BPSC टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो PRT में देखिएगा, PRT में जो 120 प्रश्न पूछे जाते हैं और GS जो 40 मार्क्स है, और ये सब्जेक्ट जो कम्बिनेशन है, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीट मिल जाएंगे। इसीलिए कोई भी कहता है आपको कि एक बार विगत 15 वर्ष का BPSC में पूछा गया जो सवाल है उसको ज़रूर सॉल्व
कर लीजिए। अगर सही तरीके से सॉल्व करिएगा तो 50% आपको प्रश्न जो है, अगर प्रश्न से प्रश्न बनाने की क्षमता अगर आपके पास डेवलप है तो निश्चित तौर पे आप इसी से कंप्लीट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर 2 बार जो बने हैं अखलाक उर रहमान किदवई राज्यपाल बने, एक यहाँ पर देखिएगा एक हो जाएंगे ये आपको, ये देखिए 1979 से लेकर के 1985 तक ये है ना यहाँ पर राज्यपाल रहते हैं, और उसके बाद 1993 से लेकर के 1998 तक ये राज्यपाल रहते हैं, 2 बार राज्यपाल रहते हैं। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है, तो प्रथम राज्यपाल है ना, प्रथम राज्यपाल हो जाएगा, प्रथम राज्यपाल हो जाते हैं जयराम दास, है ना, जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे। ये बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं, पूछा जा सकता है। अगर सवाल आपसे ये करे कि बिहार का प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन है, प्रथम मुस्लिम राज्यपाल, तो ये हो जाएंगे आपके जाकिर हुसैन हो जाएंगे, जो प्रथम मुस्लिम राज्यपाल हैं बिहार में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ना, ऐसे इसका मोहम्मद कुरैशी, सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा है ना, इसका आंसर आपको ये सलीम हो जाए, मोहम्मद यूनिस सलीम हो जाएंगे, है ना, मोहम्मद यूनिस सलीम हो जाएगा। आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री है कौन थे, है ना। अब एक चीज़ देखिए, हम लोग भी क्या करते हैं, जब प्रश्न देखते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा सभी लोगों के बारे में, कभी कभी क्या होता है कि सभी लोगों के बारे में हम लोग एक बार देखते हैं, नहीं तो ये होता है कि अच्छा इसके संदर्भ में क्या क्या प्रश्न बनता है, दिमाग में आया तो बता दिया आदमी, है ना, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो यही लाइव में होता है, तो आपसे भी बात होते रहता, फिर बातें बढ़ते रहती है ना। तो ये हम लोग कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा लंबा किया जाए, आपका भी डिमांड है। तो बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, है ना। ऑप्शन इसमें दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, 13 नंबर कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, महामाया प्रसाद सिन्हा हैं, रामसुंदर दास हैं और लालू प्रसाद यादव हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये भी 2022 में बीपीएससी का सीडीपीओ का जब एग्ज़ाम हुआ था तो ये सवाल पूछा गया है, प्री में पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएगा, महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ डिस्कशन हम लोग देखेंगे। अगर आपसे सवाल पूछे कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, यानी कि फर्स्ट सीएम जो है ना, यहाँ पे फर्स्ट अगर सीएम की बात करें तो पहला यानी कि प्रथम जो मुख्यमंत्री हैं श्री कृष्ण सिंह है, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, जो बार बार बीपीएससी सवाल पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। अगर आपसे ये पूछे कि बिहार का प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है, मुस्लिम अगर सीएम के बारे में आपसे पूछे तो ये हो जाएंगे अब्दुल गफूर हो जाते हैं, अब्दुल गफूर हो जाएंगे, है ना, अब्दुल गफूर हो जाएंगे। यानी कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे और बिहार के प्रथम मुस्लिम सीएम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है ना, प्रथम महिला सीएम, तो ये राबड़ी देवी हो जाती हैं, राबड़ी देवी हो जाती हैं, ये फर्स्ट सीएम हो जाती हैं महिला में। और ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार ये सवाल जो है पूछा गया है। एक और प्रश्न बनता है कि बिहार का प्रथम दलित, है ना, बिहार का प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन है। तो प्रथम दलित सीएम की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो ये हो जाएंगे भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान, है ना, भोला पासवान शास्त्री हो जाते हैं। अगर निर्दलीय पूछ दे कि प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है तो यही हो जाएंगे आपके महामाया प्रसाद सिन्हा। तो बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री हैं, आप ये जानते होंगे कि
पहले शुरुआत में जब हमारा देश में जब संविधान लागू हुआ, जब कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी थी, तो बहुत समय तक उसी का दबदबा था, कांग्रेस का, केंद्र में और राज्य में भी। बहुत समय के बाद यहाँ पर देखिए गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है, और इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है यह सवाल। और ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री भी महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे, है ना। तो बिहार का पहला सीएम श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, और बिहार का पहला मुस्लिम सीएम जो है मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर हो जाते हैं, और बिहार का पहला महिला सीएम जो है राबड़ी देवी हो जाती हैं, और बिहार का प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर है यहाँ पर, और ये 2018 में 64वीं बीपीसी में पूछा गया सवाल है। 64वीं बीपीसी में, है ना, पूछा गया सवाल है ये। एक बार अच्छे तरीके से आप लोग अध्ययन करिएगा, और ये सारा का सारा ऐसा नहीं है, अगर आप इसको पढ़िएगा, अगर आप SCERT की किताब पढ़ रहे हैं, SCERT की किताब, तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, सब मिलता है ना, सब प्रश्न मिल जाएंगे आपको, बहुत आराम से मिल जाता है। क्या लाइट का थोड़ा सा लग रहा है कमी है, चलिए कोई बात नहीं है ना। प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? अपेक्षाकृत क्या है? पुराना है। क्या रोहतास का पठार पुराना है, या उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ पुराना है, या खड़गपुर की पहाड़ियाँ पुराना है, या उत्तर गंगा का मैदान हो जाएगा, या उपरयुक्त में से कोई नहीं, उपरयुक्त में से एक से अधिक, कौन सा हो जाएगा? 14 में हमें ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। यानी कि निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से कहता है क्या अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा पुराना कौन सा है? तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ियाँ। ये हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ियाँ हो जाता, आंसर इसका सी है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें है ना, अगर हम लोग बिहार के मैप की बात करें यहाँ पर, तो चलिए हम लोग इस गंगा को बिहार से के बीचों बीच पार कराते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण का है, यहाँ पर पश्चिमी चंपारण का है, और पश्चिमी चंपारण में एक सोमेश्वर श्रेणी है, पूछा गया है, सोमेश्वर श्रेणी है, और ये सोमेश्वर श्रेणी जो है यह शिवालिक का पार्ट हो जाता है, शिवालिक का, ये शिवालिक श्रेणी का ये पार्ट हो जाता है। और सोमेश्वर की जो श्रेणी है केवल कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में ही है। और पश्चिमी चंपारण अगर हम लोग देखेंगे तो इसका सीमा एक तरफ से इंटरनेशनल सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, और दूसरा अगर हम लोग पश्चिम में देखें तो उत्तर प्रदेश के साथ इसका सीमा साझा करता है। और ये पूरे बिहार में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण ही हो जाता है आपका, पश्चिमी चंपारण। और यहीं पर क्या है? सोमेश्वर की श्रेणियाँ। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पे जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये बिंद क्रम की चट्टानें यहाँ पर मिलती है, बिंद क्रम की, है ना, बिंद क्रम की चट्टानें यहाँ पर मिलती है। और ये रोहतास, ये कैमूर और रोहतास का जो क्षेत्र देखते हैं, ये कैमूर रोहतास में चूना की प्राप्ति ज़्यादा होता है, चूना पत्थर की प्राप्ति जो है यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जिसकी वजह से यहीं पर सीमेंट उद्योग जो है, सीमेंट उद्योग जो है यहीं पर सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ यहीं पर। और ये बिंद क्रम की चट्टानें यहाँ पर मिलती है। जब हम लोग इस क्षेत्र में जब आएंगे, दक्षिण के सबसे झारखंड का जो सटा हुआ जो क्षेत्र है, यहाँ पर जब हम लोग आएंगे तो यहीं है खड़गपुर की पहाड़ियाँ, है ना, यही क्या है? खड़गपुर की पहाड़ियाँ है, जो सबसे क्या है? सबसे ज़्यादा पुराना चट्टान हो जाता है। और यही नदी जो हम लोग देख रहे हैं, गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है। एक हो जाएगा उत्तरी बिहार, और यहाँ से पूरा का पार्ट हो जाएगा दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार में प्रमुख समस्या है बाढ़ का, बार बार पूछा जाता है, और दक्षिणी बिहार में प्रमुख समस्या है सूखा का, है ना, सूखा का प्रमुख समस्या है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। प्रश्न को इसलिए पढ़ा जाता है कम से कम 2 बार, एग्जाम देने जाइए। देखिए बीपीसी टीचर में क्योंकि तीनों चरण का जो एग्ज़ाम हुआ है, हम कोशिश करेंगे, है ना। 1-2 विद्यार्थियों का डिमांड आया था कि सर जो भी प्रश्न पूछा गया है एक बार ज़रूर उसको कराइए, और हम ये भी बताएंगे सारे प्रश्नों को निकाल करके आपको बताएंगे कि ये प्रश्न जो है इस किताब से आया हुआ है, ये भी आपको बताएंगे ताकि आपका भरोसा हो। भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी आप देखते हैं कुछ संतों का भरोसा अगर कुछ लोग पत्थर पे भरोसा करके श्रद्धा भक्ति करके सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोग पत्थर को पत्थर ही समझते हैं, ज़िंदगी भर समझते रह जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति किस पे है। यदि हम बार बार आपको कहते हैं कि SCERT की किताब पढ़िए, SCERT किताब पे कमांड कर लीजिए, आप टीचर बन जाइएगा, भरोसा है, तो भरोसा के लिए जो 3 चरण में 1, 2, 3 री एग्ज़ाम जो चरण में एग्ज़ाम हुआ है, उन सारे प्रश्नों को दिखाना पड़ेगा, है ना। दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको भरोसा होगा कि अच्छा यहाँ से इस किताब से 8वीं क्लास से 9वीं क्लास से 10वीं क्लास से ये सारे सवाल जो है पूछे गए हैं, है ना। कोशिश किया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। देखिए वाला है तब तो फटाफट बना देते हैं, वाला नहीं है अगर ध्यान से आप नहीं पढ़िएगा तो पता चलेगा कि आ रहा प्रश्न जो है उसको आप गलत कर दिए, है ना, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए ऑप्शन में कहता है कि मुंगेर हो जाएगा, इसका मुंगेर। ऑप्शन दूसरा कहता है रोहतास है, सी ऑप्शन है जमुई और डी ऑप्शन है नवादा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 2019 में सवाल पूछा गया है, 65वीं बीपीसी का जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है ना। 15 नंबर सवाल है और 15 का आंसर अगर देखिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाता है ना। इसका आंसर क्या है, बी हो जाएगा, रोहतास। अब यहाँ पर आइए, अगर आपसे पूछे कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है, धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है यह कहाँ कहाँ मिलेगा, तो मुंगेर है, मुंगेर में मिल जाएगा, है ना, मुंगेर मिल जाएगा। उसके बाद जमुई में मिल जाएगा और उसके बाद नवादा में मिल जाएगा, नवादा में मिल जाएगा। कौन सा, तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। यहाँ पे धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, चीज़ों को समझिए। धारवाड़ क्रम की ये जो चट्टानें हैं मुंगेर, जमुई और नवादा में है। यदि पूछे कि बिंद क्रम की चट्टानें कहाँ पर प्राप्त होगा, तो बिंद क्रम की जो चट्टानें हैं, बिंद क्रम की चट्टानें कहाँ पर है, रोहतास में प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद कैमूर में प्राप्त हो जाएगा, कैमूर में प्राप्त होगा, है ना, कैमूर में। तो यहाँ से प्राप्त हो जाता है रोहतास और कैमूर से। और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं मुंगेर, जमुई और नवादा से प्राप्त होगा। और यहाँ पे बिंद क्रम की जो चट्टानें हैं रोहतास और कैमूर से। रोहतास से आपको चुन्ना पत्थर की सर्वाधिक प्राप्ति होती है, जो पूछा जाता है, जिसके वजह से सीमेंट उद्योग जो है, डालमिया जो सीमेंट रोहतास में आप देखते हैं, यहीं पे सीमेंट उद्योग फला फूला सबसे ज़्यादा रोहतास में, है ना। ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे 16 नंबर सवाल है ना। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट एस्वैप मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी से हमेशा सवाल पूछा जाता है, बीपीसी का कोई भी एग्ज़ाम हो या टीचर का एग्ज़ाम हो। उसी तरीके से अपवाह तंत्र से भी, अपवाह तंत्र यानी कि नदी तंत्र जो है, अपवाह तंत्र से भी बिहार का जो अपवाह तंत्र है, यहाँ से प्रश्न जो है बार बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए, ठीक है। तो बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट एस्वैप मिट्टी पाई जाती है, किस जिले में हो जाएगा। क्या मधुबनी जिला में इसकी प्राप्ति होती है, क्या भागलपुर में इसकी प्राप्ति होती है, या पश्चिमी चंपारण में इसकी प्राप्ति होती है, या सीतामढ़ी में इसकी प्राप्ति होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा,
है ना, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका सी, पश्चिमी चंपारण हो जाता है। इसका आंसर पश्चिमी चंपारण है। देखिए एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, लेकिन मिट्टियाँ बहुत सारा है, कुछ चीज़ें हम आपको करा देते हैं यहीं पे। तो यहाँ पर देखिए 3 प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं, है ना, 3 प्रकार की मिट्टियाँ। सबसे पहला जिस मिट्टी की हम लोग बात करें पिडमोंट की, है ना, तो यहाँ पे देखिए पिडमोंट मिट्टी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसका क्षेत्र है जिसको हम लोग दलदली मिट्टी भी कहते हैं, जिसको हम लोग दलदली मिट्टी भी कहते हैं। और यह जिस क्षेत्र हो जाएगा यह पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में इसका क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तराई मिट्टी हो जाएगा, तराई मिट्टी है दूसरा, तराई मिट्टी। और तराई मिट्टी में अगर आप देखते हैं, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे जो क्षेत्र है, बिहार का मैप लगाइए, मैप से आपको पता चल जाएगा। ये पश्चिमी चंपारण का जो एरिया दिख रहा है, इसी पश्चिमी चंपारण से लेकर के यह किशनगंज का जो क्षेत्र है ना, पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है यहाँ पर, किशनगंज का यह एक जो पट्टी हम लोग जो बना रहे हैं अभी पट्टी, यही तराई का क्षेत्र है। यही जो है तराई का क्षेत्र है, जो नेपाल से सटा हुआ ये क्षेत्र है, नेपाल का ही भाग ये हो जाएगा, है ना। बिहार में ये पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक यह पार्ट आपको मिलता है, पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक आपको मिलता है। तो तराई मिट्टी जो प्राप्त होता है ये पश्चिमी चंपारण से लेकर के यह किशनगंज तक प्राप्त होता है, किशनगंज तक, है ना, ये प्राप्त होता है यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा गांगेय मिट्टी की बात करें, गंगा की जो मिट्टी है, ये जो गंगा की जो हम लोग मिट्टी बोलते हैं, यहाँ पर 2 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाएगी। एक हो जाता है जिसको हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं, बांगर। और ये बांगर मिट्टी जो है, बांगर मिट्टी अधिकतर आप देखिएगा तो दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में मिलेगा। ये मुजफ्फरपुर का, है ना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का जो क्षेत्र है वहाँ पर अधिकतर मिलेगा। ये पुराना मिट्टी है। और एक मिट्टी होता है जिसको हम लोग खादर मिट्टी बोलते हैं, ये नवीन मिट्टी है जो बाढ़ के समय में आकर के रुक जाता है, ठहर जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा उपज होता है, सबसे ज़्यादा इसमें पैदावार होता है, किसमें, इसी खादर मिट्टी। और बाढ़ का क्षेत्र हो जाएगा ये, है ना, बाढ़ का क्षेत्र हो जाता है। उसके बाद आपसे हो सकता है ये भी सवाल पूछे कि करेल, है ना, करेल कैवाल मिट्टी कहाँ पर मिलता है, करेल कैवाल मिट्टी। और पूछा गया सवाल है ये बीपीसी में, करेल कैवाल, जैसे गया, पटना, नवादा का जो क्षेत्र है यहाँ पर मिलेगा आपको। जैसे कहाँ करेल कैवाल जो है ना, करेल कैवाल आपको गया में मिलेगा, गया के बाद आपको पटना में मिलेगा, और पटना के बाद ये जो सटा हुआ जो ज़िला है नालंदा, नालंदा में भी ये मिट्टी मिलेगा। करेल कैवाल का एक पट्टी के तौर पे आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे टाल क्षेत्र का जो मिट्टी हम लोग देखते हैं, टाल क्षेत्र का, और ये मिट्टी आपको पटना के जो गंगा के तलहट्टी में भी है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दाल की खेती यहाँ पे होती है। इसीलिए देखिएगा पटना में सर्वाधिक दाल का उत्पादन होता है, सर्वाधिक दाल का और सर्वाधिक चन्ना का उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा पूरे बिहार में। जिस तरह से अगर आपसे पूछ दे कि भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये मध्य प्रदेश में होता है ना। उसी तरीके से बिहार में प्रश्न पूछता है कि बिहार में दाल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ, तो पटना में होता है। और यही क्षेत्र है जहाँ पे दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ना। ये क्षेत्र में भी है, थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा दाल का उत्पादन जो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद 17 नंबर है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस ज़िले में स्थित है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस ज़िले में स्थित है। क्या गया हो जाएगा, या रोहतास है, या नालंदा है, या नवादा है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 67 बीपीसी में पूछा गया था, 2022 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, उस समय ये सवाल पूछा गया है। और कहता है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस ज़िले में है, ये बताइए, बहुत इम्पॉर्टेंट ये हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है गया। गया में ब्रह्मयोनी हिल है, गया में। तो यहाँ पर देखिए गया में जो है, तो ये गया जो है गंगा यानी कि फल्गु
नदी के किनारे स्थित है, फल्गु नदी के किनारे। और ये ब्रह्मयोनि जो हिल हम लोग देख रहे हैं, इसका चर्चा, इसका वर्णन महाभारत में है। और महाभारत के साथ साथ अगर देखिएगा तो यहाँ पर बौद्ध अभिलेखों में भी इसकी प्राप्ति, अभिलेखों में भी इसकी प्राप्ति होती है। और कहा जाता है कि गया की स्थापना एक असुर, एक राक्षस था, गया जी, है ना। पहले नाम गया का नाम गया जी था, गया जी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम गया रखा गया। और बिहार में ही रामशिला हिल है, बिहार में ही रामशिला हिल हो जाएगा। और बिहार में ही प्रेतशिला हिल है, बिहार में ही प्रेतशिला हिल हो जाएगा। और बिहार में ही गुरपा पीक भी है, गुरपा पीक, है ना। गुरपा पीक भी आपको कहाँ मिलेगा? बिहार में मिलेगा। तो ये सब चीज़ें याद रखना ज़रूरी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर सवाल है, और 63वीं बीपीएससी 2017 में जब एग्ज़ाम हुआ था तब ये सवाल पूछा गया है, 63वीं बीपीएससी में, है ना। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? संगम पूछा जा रहा है, ये संगम पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। देखिएगा जितना भी हम लोग प्रश्न देखेंगे, अपवाह तंत्र से बहुत सारा सवाल है, अपवाह तंत्र से, है ना। अपवाह तंत्र से हो जाएगा, जलवायु से हो जाएगा, है ना, मिट्टी से हो जाएगा, पॉलिटिकल मैप अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा उद्यान से प्रश्न पूछे जाते हैं, अभ्यारण्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, मिट्टी से प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार हम सब करा देंगे, कोशिश करेंगे कराने का। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? क्या सोन नदी है, क्या पुनपुन नदी है, या शकरी नदी है, बालन नदी है? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक कौन सा हो जाएगा? क्या होगा इसका आंसर, है ना। 63 में पूछा गया है। तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पुनपुन नदी। ये पुनपुन नदी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो पुनपुन नदी है यहाँ पर, तो पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है, संगम करता है। अगर आपसे पूछे सोन नदी के बारे में, तो सोन का जो उद्गम है, सोन का उद्गम है अमरकंटक, मध्य प्रदेश। अमरकंटक से यह सोन नदी जो है यह उद्गम हुआ है। बार बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए बहुत ही VVI हो जाता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि सोन नदी कहाँ पर जा कर के संगम करती है, तो यहाँ पर देखिएगा पटना के पास में, है ना। पटना के पास जो मनेर का जो क्षेत्र है, मनेर का जो क्षेत्र है, उस मनेर में ही गंगा में विलीन हो जाती है सोन नदी, मनेर में। मनेर, और मनेर कहाँ पे है? तो ये पटना में हो जाएगा, ये पटना में है ना। हो सकता है आपसे ये सवाल पूछे गंडक नदी को लेकर के, तो यहाँ पर देखिएगा गंडक नदी का जो उद्गम है, ये गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से इसका उद्गम है, हिमालय से। और यही वजह है कि उत्तर से जितनी भी नदियाँ आकर के गंगा में विलीन हो जाती हैं, वह पहाड़ों से रिश्ता हुआ, पहाड़ों के पिघलने की वजह से है। और यही वजह है कि यहाँ पे जितनी भी नदियाँ आकर के मिलती हैं, अगर बारिश का थोड़ा सा समय हो जाए तो इन सारे नदियों में बाढ़ का पानी लबालब भर जाता है। यही वजह है, लबालब भर जाता है। और जितनी भी नदियां हम लोग उत्तर बिहार में देख रहे हैं, सब बाढ़ के प्रकोप को ही दिखाने लगता है, उजागर करता है। और आपको पता होगा बिहार में एक प्रमुख समस्या है बाढ़ का प्रमुख समस्या है। तो ये गंडक नदी का उद्गम क्षेत्र हो जाता है नेपाल हिमालय। अगर गंडक का पूछे कि संगम कहाँ होता है, तो यहाँ पर देखिए पहलेजा घाट में, पहलेजा घाट है, इसी पहलेजा घाट में जा कर के ये गंडक नदी गंगा में विलीन हो जाती है ना। नेक्स्ट एक और भी कर लीजिए, अगर पूछे कोसी नदी को लेकर के, क्योंकि कोसी नदी को बार बार पूछता है, इस बार भी बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है ना। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का
बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी नदी का जो उद्गम है, यह उद्गम हो जाएगा आपको गोसाईनाथ से होता है, गोसाईनाथ से इसका उद्गम हो जाता है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये कुरुशेला में जाकर के, है ना, कुरुशेला में यह जाकर गंगा में विलीन हो जाता है, यह गंगा में विलीन हो जाता है। पूछा गया सवाल है कि कोसी कहाँ पर गंगा में विलीन हो जाती है, तो ये हो जाएगा कुरुशेला में जाकर के। कौन सा? तो ये हो जाएगा कोसी, जो बिहार का शोक कहलाता है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर सवाल। चलिए 19 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक बार देखिए आप लोग, है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? गंगा सोन विभाजन, अंग का मैदान, मगध का मैदान, मिथिला मैदान, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या आंसर होगा? और यहाँ पर देखिए CDPO में 2018 में ये सवाल पूछा गया है। 2018 में सवाल जो है यह पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाता है डी, मिथिला का मैदान सीमा साझा नहीं करता है ना। मिथिला का मैदान जो है सीमा साझा नहीं करता है। ठीक, बाकी सब तो आप देख ही रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये भी CDPO में 2018 में पूछा गया सवाल है। गंगा नदी की, है ना, दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? क्या दिया से संबंध है, या डहर से संबंध है, या देवरा से संबंध है, या दायरा से संबंध है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक? 2018 में पूछा गया सवाल है, 20 नंबर, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाता है दिया, दिया आंसर हो जाएगा। देखिए दियारा का जो अर्थ है, दियारा का जो अर्थ है, इसका अगर अर्थ पूछे तो मिट्टी का दीपक होता है, मिट्टी का दीपक, है ना। ये मिट्टी का दीपक हो जाएगा, दीपक दियारा का मतलब होता है ना। और ये देखिएगा, ये दियारा जो है, गंगा नदी, आप लोग कहीं पटना में अगर होंगे तो आप देखिएगा गंगा नदी के बीचों बीच में यह एक उभरा हुआ पार्ट है, बीचों बीच में है यहाँ पर, यानी कि रेत के जमा होने के कारण इस दियारा का निर्माण हो गया है, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर मिट्टी का दीपक हो जाता है। और नामकरण जो है दिया से हुआ, इसका नामकरण जो है यह दिया से शुरू होता है ना, दिया से शुरू होता है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग आराम से पढ़िए, बहुत सीरियस तरीके से पढ़िए, मतलब कहने का मतलब है टेंशन प्रेशर लेकर के मत पढ़िए, रिलैक्स होकर के पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए पढ़ाई लिखाई पे, है ना, सेल्फ स्टडी पे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।